हेलो एवरीवन। अपन बात कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है गाइस, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है अपन ने लास्ट क्लास में इसके बारे में देखा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। आज का जो टॉपिक होगा, अपन ने जैसे लास्ट टॉपिक में बात करी थी कि आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। अब अपन आज इसके बारे में जो टॉपिक अपन बाइंड अप करेंगे, अपन बात करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। ओके गाइस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। देन वी विल टॉक कि अलग अलग एरिया में जैसे कि सोशली, ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं इकोनॉमिकली, इनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा किसके ऊपर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। बाद में अपन देखेंगे इसके बारे में मेथड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के मेथड्स में अपन देखेंगे कि क्या क्या था। तो अपन चलो शुरू करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो गाइस क्या हुआ था कि 1943 में इन इंडिया, 1943 कौन से रीजन के अंदर, अपने भारत के पूर्वी में, ठीक है, पूर्वी मतलब अपने को पता है साउथ रीजन, सॉरी साउथ नहीं, ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन के अंदर पूर्वी क्षेत्र में वर्ल्ड का सबसे खतरनाक अकाल पड़ा था। उस अकाल का नाम था बंगाल अकाल। ठीक है, क्या नाम था उसका, बंगाल काल करके नाम था उसका। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर जब 1943 के अंदर जब बंगाल अकाल करके चीज़ आया था, तो इंडिया में 4 मिलियन 4 मिलियन मायने रखता है। उस टाइम में 1943 में 4 मिलियन लोग डेथ हुए थे। कॉज ऑफ व्हाट इस कॉज ऑफ दिस, भूख के मारे 4 मिलियन 4 मिलियन लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और इसका कारण क्या था, सिर्फ एक ही, खाना। समझ में आ रहा है। यानी कि 1943 के अंदर इंडिया के ईस्ट रीजन में सबसे खतरनाक अकाल पड़ा था वर्ल्ड का। आज भी इस अकाल को अपने पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक या सबसे भारी अकाल बोला जाता है। उस अकाल का नाम था बंगाल अकाल करके था, ईस्ट रीजन में हुआ था। इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन 4 मिलियन लोगों की इसमें मौत हुई थी। और उस मौत का एक ही कारण था, भूख। ठीक है, बाद में इसके अलावा क्या हुआ था, अपन उस टाइम में जो ब्रिटिश लोग थे, अपन इंडिया अपना उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। और इंडिपेंडेंट ना होने का रीज़न अपने क्या थे, ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश लोग के अंदर क्या थे कि उस वक्त अपने वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। कौन कर रहा था, ब्रिटिश लोग। ठीक है, यानी कि उस टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। कौन कर रहा था, ब्रिटिश लोग कर रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अपना उस वक्त क्या हो रहा था हाल, भूख के मारे हालत ख़राब, यानी कि लोगों की जान जा रही थी। बाद में कैसे, जैसे अपन इससे जब आगे बढ़े तो इन 1947 में अपना देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंट।
1943 से बात स्टार्ट हो रही है। 1943 के अंदर बंगाल अकाल नाम का एक अकाल पड़ा था, जिससे लोगों की 4 मिलियन लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ठीक है, तो 1947 में क्या हुआ, अपना इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट तो हो चुका था, लेकिन अपनी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी उस वक्त क्या थी, बहुत ही ख़राब थी। 1947 में देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन अपनी जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिकल पोजीशन वाज वेरी वर्स्ट। उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की इनकम सोर्स लोगों के पास कुछ नहीं था, बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिकल सिचुएशन तो इतनी गंदी हो गई थी कि खाने को दाने नहीं थे। उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। इसकी वजह से अपना देश अपना इंडिपेंडेंट हुआ था इस पार्टी के टाइम के अंदर, कांग्रेस के टाइम के अंदर। कांग्रेस थी उस टाइम में 1947 के अंदर। 1947 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। अपने को किस पर निर्भर रहना पड़ता था, यूएसए के ऊपर। वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए। किस पर डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट ऑन यूएसए। यानी कि 1947 में अपने को देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि अपने पास खाने को दाने नहीं थे, पैसा वगैरह कुछ नहीं था। इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी भारत में। और जो पर ईयर जो अपनी इनकम होती है लोगों की, अगर वो अपन देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। बाद में क्या हुआ, भारत जो अपनी इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उस चैलेंज से उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी राय मशवरा किया। उन्होंने सोचा कि अपने को जो भी अपने पास खाने के लिए जो भी अपने पास स्टोरेज है उस पर अपने को रोक लगानी पड़ेगी। और रोक लगाकर उन्होंने क्या किया कि 1967 से, कब से, 1967 से 68, बात कहाँ पर आ गई, 47 से 67-68 के अंदर। अब यहाँ पर चल रही थी प्लानिंग, किसको लाने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए। ठीक है, तो ये एक पीरियड था 1967 से 68 तक का पीरियड था फॉर व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन अभी तक घोषित नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर अभी तक प्लानिंग चल रही थी। ये एक पीरियड था, क्योंकि इससे पहले क्या था, 1947 से 48 तक के अंदर अपने को काफ़ी अपन ने ट्राई किए। इससे पहले 1947 से अपन ने 1967 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 20 ईयर तक अपन ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सारे चैलेंजेस क्या रहे, फेल रहे। लेकिन बाद में 1968 से 1968 के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे अपने को अपन उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का अपन उसको एक पीरियड बोलते हैं कि हाँ यहाँ से अपना स्टार्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, बाद में इसमें क्या हुआ कि मेन जो फोकस था, इनका फोकस एक ही चीज़ पर था, अपने भारत में एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे बेस्ट बने। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर अपन बेस्ट बनेंगे तो अपने आप अपने को खाने को दाने मिलेंगे, और खाने को दाने मिलेंगे तो अपने आप अपने बहुत सी चीज़ें ठीक होने लगेगी। उसका इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। काम करने के बाद में बहुत सी चीज़ें सही होने लगी। सही होने के बाद में 1967 से 68 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन अपने बहुत सी चीज़ें अपने को मिलना लगी। अब अपन बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या था। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स लाना, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जनरल सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ग्रीन रिवोल्यूशन की 1943 के अंदर अपना अकाल पड़ा था, बंगाल अकाल करके, जिसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। ऑलमोस्ट 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अब अपन इसमें देखते हैं कि मेथड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि मेथड क्या थे, कैसे इन्होंने काम किया इस पर।
ओके, सो टॉपिक इज मेथड्स। क्या हुआ था? तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया, यानी कि फर्स्ट मेथड क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। इसका मतलब क्या था कि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो प्रायोरिटी दी गई थी वो इसको दी थी कि फार्मिंग एरिया है उसको अपन एक्सपेंड करें, कि उससे क्या होगा कि अपन कुछ अगर कल्टीवेट कर रहे हैं, कोई भी अपनी कल्टीवेशन हो रहा है, तो एक ही एरिया में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी सारे टाइप की अपन क्या करेंगे वहाँ पर क्रॉप्स को लगाए जाएंगे। तो वहाँ का अपन क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे। पहले अपने हो सकता था कि थोड़े एरिया के अंदर ही हो रहा था, 10 एकड़ के अंदर ही हो रहा था, फिर अपन बाद में क्या किया है, इस एरिया को बढ़ा करके अपन ने 100 एकड़ कर दिया। 100 एक तो अपने को 10 एकड़ से अपने को कुछ चीज़ मिल रही है, और एक अपने को 100 एकड़ के अंदर अपन अगर कल्टीवेशन करेंगे तो अपने को वो चीज़ 100 एकड़ से मिलेगी। ठीक है, तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया। तो 1917 से सब 1947 से, कहाँ से? 1947 से अपनी हालत यहीं से ख़राब होने स्टार्ट हुई थी। 1947 से मेन काम क्या था कि एग्रीकल्चर का जो फील्ड था, फार्मिंग एरिया था, उसको लगातार बढ़ाया गया कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट करे, या ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर फार्मिंग एरिया अपना बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर अपना ये काम हुआ तो धीरे धीरे जो पर हेक्टर है, पर हेक्टर अगर अपन बात करते हैं तो अपना को जो अपने को मिल रहा है वो पर हेक्टर अपने को और अच्छी क्वांटिटी में मिले, यानी कि क्वांटिटी अगर अपन फार्मिंग एरिया अगर अपन बढ़ाएंगे तो पर हेक्टर अपने को अपना क्वांटिटी बढ़ने को मिलेगी। अपने को अगर पहले अगर थोड़ा 10 टन कुछ मिल रहा था तो वो अपने को बाद में 50 टन जाने करके मिल लगा। तो फर्स्ट इनका मेथड क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया, ये तो इनका फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा क्या था कि टेकिंग मोर देन वन क्रॉप्स, यानी कि टेकिंग मोर देन वन क्रॉप्स, यानी कि एक ही अपन क्रॉप को क्या करेंगे, इन क्रॉप्स इन एग्जिस्टिंग फार्म। ठीक है, टेकिंग मोर देन वन क्रॉप्स इन एग्जिस्टिंग फार्म, लैंड पर एरिया। ओके, तो अपन यहाँ पर ये हो गया कि टेकिंग मोर देन वन क्रॉप्स इन एग्जिस्टिंग फार्म लैंड पर ईयर, कि अपन एक ही क्रॉप को या एक ही क्रॉप से ज़्यादा एक ही लैंड के अंदर या एक ही एरिया के अंदर अपन वहाँ पर क्या करेंगे, उसका कल्टीवेशन करना शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा कि एक ही साल के अंदर अपने को एक से ज़्यादा टाइप की अपने को फसलें मिलना स्टार्ट होगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पहले तो अपन ने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। फिर एरिया बढ़ा करके क्या कर दिया कि उसी एरिया में अपन खाली एक ही टाइप की क्रॉप न लगा करके अपन क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अपने को उसमें क्या होगा, अपने को पर ईयर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने को क्या मिलना स्टार्ट होगी, अपने को क्रॉप्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या था कि जो 2 मानसून की अपने को ज़रूरत होती थी पर ईयर, अपने को नीड ऑफ 2 मानसून। ठीक है, एक तो उसमें क्या था, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या होता था, 2 मानसून, अपने को 2 मानसून की ज़रूरत होती थी। एक तो अपन उसको नाम देंगे नेचुरल और एक अपन उसको नाम देंगे आर्टिफिशियल। तो अपने को नेचुरल का तो पता ही है कि रेनफॉल होता है, तो होता है जब अपने को पता है कि सब हर एरिया के अंदर एक अलग से रेनफॉल का होता है टाइप, किसी एरिया में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, डेजर्ट में कम होता है, किसी में। तो अपन डिपेंडेंट थे मोस्टली आर्टिफिशियल पर। आर्टिफिशियल के लिए अपने क्या करते थे, जो रिवर्स होती है उन पर अपन डैम बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो सबसे अपना पहला काम क्या हुआ कि जो भी वाटर स्टोरेज अपन रखना स्टार्ट किया। पहले वाटर अपन
आराम से वेस्ट जाता था, तो अपन उसका क्या करने लगे कि आर्टिफिशियल के अंदर अपन डैम बनाना स्टार्ट कर दिए, डैम ऑन रिवर, यानी कि अपन नदियों पर बांध बनाना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि जो भी पानी जो वेस्ट जाता था वो अपना क्या होगा, अब स्टोर हो जाएगा। समझ आ गया? यानी कि अपने क्या करते थे, सबसे पहले फार्मिंग एरिया बढ़ाया, फार्मिंग एरिया बढ़ा करके अपन ने क्या किया, अपन एक ही लैंड के अंदर पर ईयर एक से ज़्यादा टाइप की क्रॉप्स लगाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ, अपने को वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए पानी की नीड होगी, पानी की नीड होने के लिए अपन क्या करेंगे, नेचुरल होता है, नेचुरल जो मानसून होता है उससे जो अपना पानी वेस्ट जा रहा है उसको अपन आर्टिफिशियल के अंदर अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मानसून से, यानी कि जहाँ पर अपने पास वाटर स्टोर है अपन वहाँ से पानी को लेंगे। तो वाटर स्टोर करने के लिए अपन जो भी नदियाँ है वो जहाँ पर पानी का सोर्स है वहाँ पर क्या किया, डैम बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या किया, जो पहले क्या होता था, ये पानी आता था नेचुरल और बह जाता था समुद्र वगैरह के अंदर, वेस्ट जाता था, इसका पानी को यूज़ में नहीं लेता था। लेकिन अब अपन पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से अपना ये सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट अगर अपन मेथड यूज़ करते हैं तो अपन क्या करेंगे, यूज़ ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो अपन यहाँ पर बात करेंगे हाई यील्डिंग सीड्स की। इसमें क्या होगा कि अपन और भी बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स होंगे, जेनेटिकली अपन जो भी इम्प्रूव्ड सीड्स होंगे अपन उनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। उसमें अपने को क्या होगा कि एक तो अपने को क्या होगा, प्लांट में जो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है वो मिलेगी। क्या मिलेगी, रेसिस्टेंट वेराइटीज़ मिलेगी। ठीक है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड यानी कि अपने को रेसिस्टेंट वेराइटीज़ मिलेगी। दूसरी हो सकता है अपने को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने को उसका कल्टीवेशन देखने को मिले। बाद में अपन ने क्या किया कि जो भी इसमें जो पादप प्लांट पैथोलॉजी होती है अपनी, पादप रोगी, उसमें एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था नॉर्मन ई बोरलेग करके। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलेग करके नाम था उनका, इसमें काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने क्या किया कि जो भी मक्का थी अपनी इंटरनेशनल और वीट था उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। फिर उससे अपने को कैसे सोनोरा करके मैक्सिको करके अपने को क्या मिली, स्पीसीज़ मिली। तो वो क्या थी, एक जेनेटिकली इम्प्रूव थी, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, उनका करवा करके अपने को क्या मिला, एक नई टाइप की अपने को स्पीसीज मिली। तो वो काफ़ी अच्छी उपज देने वाली थी। अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट पहले अपन क्या देखा कि रेसिस्टेंट वैरायटी अपने को देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो भी अपने खाद वगैरह उर्वरक वगैरह देते हैं तो उन पर उनका क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट डलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपने को एक देखने को मिली कि एक तो रेसिस्टेंट वैरायटी हो गई, एक उन पर अपने को जल्दी से अपने को कम टाइम के अंदर अपने को क्या होगा, उन पर इफेक्ट दिखेगा और अपने को जल्दी टाइम के अंदर अपने को क्रॉप्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात, इसमें जो हाइट होती है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ड्वार्फ पोजीशन में होगी, यानी कि हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। ठीक है, बाद में अगर अपन बात करते हैं तो जो भी सीड्स होंगे उनमें ड्राइनेस को टॉलरेंट करने की उनके अंदर क्या होगी, कैपेसिटी होगी। यानी कि जो होगी सीड्स होगी वो हर कंडीशन के फेवरेबल हो जाएगी। ड्राइनेस को क्या कि टॉलरेंट करने का उनके अंदर कैपेसिटी होगी। अगर उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा है उस कंडीशन के अंदर तो वो सीड हो सकता है ख़राब नहीं होगा, टॉलरेंट कर लेगा उस कंडीशन को, जिससे अपने को क्या होगा, काफ़ी अलग अलग टाइप के एरिया के अंदर अपने को जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी हो वहीं पर अपन उनको लगाए, कैसी भी कंडीशन के अंदर अपन उनको अपन लगा सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया,
सीड में ड्राइनेस टॉलरेंट करने की कैपेसिटी हो गई। तीसरे अगर अपन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो काफ़ी जो सीड होंगे वो कम टाइम के अंदर ही क्या हो जाएंगे, वो पक जाएंगे। ठीक है, यानी कि कम टाइम में उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को अपने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं 1973 के अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, जैसे नॉर्मन की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मन ने क्या किया कि अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के अंदर यानी कि हाइब्रिडाइज करवाया उन्होंने। हाइब्रिडाइज करवा करके उन्होंने क्या करवाया, अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ लाए सीड्स के अंदर। तो उन्होंने ये चीज़ की। तो ये 3 पॉइंट हो गए अपने। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी फार्मिंग एरिया है 1947 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है अब अपने इस एरिया को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में उन्होंने एक ही एरिया के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाना स्टार्ट कर दी। फिर जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स का उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मोस्टली उन्होंने 3 चीज़ें उन्होंने मेथड उन्होंने यूज़ किए। ओके, ये 3 मेथड उन्होंने यूज़ करे। अब अपन बात करेंगे मेथड्स तो अपन ने लगा दिए, ठीक है, मतलब कि हो गई सारी बात। अब अपन को इससे रिजल्ट क्या मिलेंगे। अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन सोर्स तो लिया, लेकिन अपने को इसका रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। So topic is what results of रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के रिजल्ट्स देखने को अपने को मिले। सबसे पहले अपने को स्टैटिस्टिकल पे हो गया, यानी कि अपने को सांख्यिकी क्या परिणाम देखने को मिले। फिर अपने को पॉलिटिकली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया। तो अपने को अलग अलग टाइप के रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहला जो रिजल्ट अपन देंगे वो आएगा स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी क्या रिजल्ट अपने को क्या रिकॉर्ड मिले। तो 1978 टू 79 की अगर अपन बात करते हैं तो इस टाइम में अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन से कितना 131 मिलियन टन अपने को अनाज की पैदावार हुई। 131 मिलियन टन किसका रिजल्ट है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट है। यानी कि 1931 मिलियन टन अपने को क्या देखने को मिला। 78-79 ईयर के अंदर सेशन के अंदर अपने को 131 मिलियन टन अपने को अनाज की पैदावारी हुई। तो ये किसका रिजल्ट रहा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन का इलाज रहा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें 1947 से, क्योंकि अपनी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीज़ें 1947 से 1979 तक अगर अपन बात करते हैं तो उसके बीच में ये सबसे ज़्यादा अपने को बेस्ट रिजल्ट मिला कि अपने को 131 मिलियन टन अपने को अनाज की अपने को उस साल में पैदावारी हुई। यानी कि ऑलमोस्ट इस यहाँ तक 30% तक अपनी चीज़ें बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई 30% तक। इसमें इतने सालों के अंदर अपने को कितने बढ़ गई है, 30% तक अपन आगे बढ़ गए थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो 10 साल थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर अगर अपन बात करें तो वहाँ पर 7 to 22%, कितना 7 to 22% जो नॉर्मल जो सीड थे उनकी जगह अब जेनेटिकली जो इम्प्रूव्ड सीड्स थे उनका यूज़ होने लगा।
ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो अपने को बेस्ट मिल गई, फिर उसके बाद में अपने को 30% तक अपन आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद में 7 से 22% यानी कि 7 to 22% एरियाज़ में नॉर्मल सीड्स की जगह अपन जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स का अपन ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा बात करें अपन, तो सबसे ज़्यादा जो बात वीट, ये अपने को गेहूं सबसे ज़्यादा अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिली, वीट अपने को मिला, गेहूं अपने को मिला। यानी कि गेहूं जो थी वो जितने अपने क्रॉप्स लगाए थे उसमें 90.6% इतना पार्ट अपने को किसका मिला, वीट का मिला। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, जो अपनी कंट्री की सबसे फर्स्ट क्रॉप थी राइस, ठीक है, उसका भी अपने को कितना परसेंट मिला, खाली 57.6 पार्ट ही मिला। कंप्लीट पार्ट का अपने को अगर बात करते हैं कि राइस अपने 100% में लगा रहे हैं, तो अपने को सिर्फ 57.6% पार्ट ही अपने को किसका मिला, राइस का मिला। सबसे ज़्यादा अपने को क्या मिला, 90.6। इसके अलावा फिर अपने को बाजरा, ठीक है, वो 60.7 मिला, मक्का अपने को 55.7 मिला, ठीक है। उसके अलावा अपने को जो ज्वार है वो 53 पॉइंट समथिंग मिला। तो ये सारी चीज़ें अपने को किसके रिजल्ट मिले, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट मिले, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये गेहूं क्रांति बन के रह गया, यानी कि ये हरित क्रांति थी, ये गेहूं क्रांति बन के ही रह गया, वीट रिवोल्यूशन करके ही रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि अपन ने तो सब टाइप के फसलों के लिए ट्राई किया था, लेकिन अपने को मोस्टली मिला क्या, गेहूं अपने को कितना मिला, 90.6%। तो ये जो था रिजल्ट था वो क्या था, स्टैटिक रिजल्ट था। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इकोनॉमिकल रिजल्ट, ठीक है। इकोनॉमिक रिजल्ट में अगर अपन बात करते हैं तो जो भी अपने सीड्स थे अच्छे वाले क्वालिटी के, तो उनके लिए अपने को जो वाटर था, ठीक है, यानी कि जो भी अपने को एसेंशियल चीज़ें होती थी फार्मिंग के अंदर, ठीक है, जिनमें अपने को खाद, बीज, उर्वरक, बेस्ट अपने को जेनेटिकली सीड्स हुए, तो उन सब की नीड्स बढ़ने लग गए टाइम के टाइम। क्योंकि पहले तो इतने क्या थे, ध्यान नहीं था कि उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लग गई। जो भी केमिकल्स होते हैं, खाद, उर्वरक वगैरह, और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं, क्योंकि पहले तो नॉर्मल सीड्स यूज़ में लेते थे, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज़ करने लगा। तो इन सब की वजह से बढ़ने लगा। अगर ये सब चीज़ें बढ़ने लग गई तो अपने आप रोज़गार हो गया, यानी कि बेरोजगारी दूर हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गए सब धीरे धीरे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गए, तो सबसे जीडीपी के अंदर आराम से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो देश की जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। पहले कुछ भी नहीं था, 1947 के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, अपने पास खाने को दाने नहीं थे, सब कुछ था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब अपनी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन थी वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई, तो जीडीपी में ग्रोथ भी हो गई। बाद में अगर अपन बात करें तो काफ़ी सारे इंडिया में धीरे धीरे डैम बनाने लगे, तो डैम से अपने को जो वाटर स्टोरेज था वो अपना धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो वाटर कैपेसिटी पे अपनी बढ़ने लग गई। वाटर अगर जब डैम बन गए, तो डैम के बनने के बाद में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी भी अपन वहाँ से, डैम से अपन को पता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अपन बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने को मिलने लगे, तो अपने को पानी की कमी भी अपनी दूर हो गई, बिजली की कमी भी अपने दूर हो गई, बेरोजगारी अपने हट गई। तो ये सारी चीज़ें अपने किसकी वजह से होने लगा, इकोनॉमिकली सिचुएशन की वजह से होने लगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी जीडीपी बढ़ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंटनेस दूर हो गई, और लाइट बनने लग गई, वाटर अपने पास दूर हो गया, ठीक
ठीक है। और अपन इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंदर बढ़ोतरी होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें किसके फ़ायदे की वजह से हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से होने लग गई। अगर अपन बात करते कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे कि कनाडा वगैरह हो गया, तो उनके अंदर मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड जो फार्मर्स हैं उनकी कमी थी, ठीक है। और हमारे जो देश है, हमारा जो देश है उसमें जैसे पंजाब वगैरह हुआ, वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड भी मिलेंगे फार्मर्स अपने को, और अपने को हार्ड वर्कर्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, उनका माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो उनको ना तो एक्सपीरियंस था उनको फार्मिंग के अंदर अपने इंडिया जितना। तो इंडिया के अंदर जो भी जिनमें अच्छा हुनर था, बढ़िया टैलेंट था, अच्छे फार्मिंग टेक्निक्स थी, तो उनका माइग्रेशन वहाँ पर हो गया डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो वो यहाँ से जा कर के वहाँ पर जाने लग गए, जैसे कनाडा वगैरह में। तो पंजाब अपन देखते हैं, जैसे कनाडा के अंदर तो पंजाब वगैरह वालों की काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, तो माइग्रेशन भी होने लग गया, वहाँ पर माइग्रेट होने लग गए। तो वो धीरे धीरे वहीं पर, और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया, ठीक है। उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत बढ़िया करी करके फिर वो अपने पैसा कमाया, अपने रिलेशन वालों को पैसे भेजने लगे। तो ये सब चीज़ें अपने आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देश की धीरे धीरे अच्छी होने लग गई। तो ये सब चीज़ें किसकी थी, इकोनॉमिक रिजल्ट थे। आराम से अपने को बेरोजगारी हट गई, जीडीपी बढ़ गई, देश की स्थिति अच्छी हो गई, ये सारी इकोनॉमिक रिजल्ट में होने लग गए। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं थर्ड, तो सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल में क्या रिजल्ट अपने को देखने को मिला है, तो सोशियोलॉजिकल रिजल्ट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो गाइज, जैसे अपन नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं घर की, तो किसी के पास अपन एसेंशियल चीज़ है कोई भी, जैसे कि फार्मिंग के लिए अपने को पता है कि ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस के अंदर एक साथ यूज़ करने लग गए, धीरे धीरे आपस में रिलेशन अच्छे होने लग गए, ये सब चीज़ें। तो इनसे ये सोशियोलॉजिकल भी बहुत बढ़िया हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा, किसके अंदर, सोशियोलॉजिकल रिजल्ट्स के अंदर भी होने लगा, क्योंकि उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज आने लग गया, उनके अंदर मेंटली नॉलेज आने लग गया बढ़िया, उनमें टेक्निक्स धीरे धीरे और अच्छे जाने लगे। नहीं पहले कुछ भी नहीं जानते थे, यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काफ़ी पुअर थे लोग, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में टेक्निक्स को जानने लग गए, सब कुछ होने लग गया। क्योंकि पहले वो हाथों वगैरह से खेती करते थे, लेकिन बाद के अंदर जो पारंपरिक अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके जगह उन्होंने क्या करा, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करने लग गए, और अलग अलग काफ़ी सारी मशीन यूज़ करने लग गए। तो ये सब मिलजुल कर वो काम करने लगे। तो ये सोशियोलॉजिकल भी इसमें इम्प्रूवमेंट अपने को देखने को मिला। अगर अपन बात करते हैं पॉलिटिकल रिजल्ट की, तो गाइस पॉलिटिकल रिजल्ट के अंदर क्या हुआ, पॉलिटिकल रिजल्ट के अंदर अपने को जैसे को पता है कि 1947 के अंदर उस टाइम जो देश आज़ाद हुआ था अपना, वो उस वक्त अपनी इंडियन कांग्रेस कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी, इंडियन कांग्रेस कमेटी थी। तो जहाँ पर अपना देश भूख से मर रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, अब अपना इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि अपने पास बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हो गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी चीज़ें सुधरी थी। तो वहाँ पर से फिर अपना बाहर भी अपन है ना एक्सपोर्ट करने लग गए अपन सामान को, तो इससे भी अपनी चीज़ें बढ़ने लग गई। पहले अपन क्या करते थे, टोटली डिपेंड थे किस पर, यूएसए के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे अपन क्या करने लगे, ऑन डिपेंडेंट हो गए। ऑन डिपेंडेंट होने के बाद में अपन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने पास जो भी होता था, तो अपना तो होता ही था, लेकिन अपन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपन उसको क्या करना पड़े, धीरे धीरे अपन एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अपना पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का भी अपना नाम बनना स्टार्ट हो गया, अपनी जगह बनाई इंडिया ने धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुई। तो उस वक्त कौन सी थी, नेशनल कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है। तो वो उस वक्त ऊपर आई, क्यों, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होने का जो रोल था वो किसका रोल था, उसमें किसका रोल था, सिर्फ कांग्रेस कमेटी के अंदर ही रोल था। तो इसी टाइम के, उसी कमेटी के पीरियड के अंदर, सेशन के अंदर अपना कंट्री जो है ऑन डिपेंड हुआ। तो ये सारी चीज़ें किसकी थी, पॉलिटिकल रिजल्ट। तो 4 टाइप के रिजल्ट अपने को मिले।
स्टैटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल। अपने स्टैटिकल में अपने को पता है कि अपने को कितना टन अनाज मिला, अपने को सबसे ज़्यादा अपने को किसकी पैदा हो रही है, ऑलमोस्ट 90% अपने को गेहूँ मिला, तो सबसे ज़्यादा अपने को क्या मिला, गेहूँ मिला। इकोनॉमी अगर अपन बात करते हैं तो जीडीपी वगैरह अपनी बड़ी ऑन डिपेंड बन गया, धीरे धीरे अपन इंपोर्ट से पहले इंपोर्ट ही करते थे खाली, बाद में एक्सपोर्ट भी करने लग गए, इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी बढ़ी, यहाँ के फार्मर्स बाहर जाने लग गए, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुई। सोशियोलॉजिकल भी आपस के अंदर प्रेम संबंध अच्छे होने लग गए, और पॉलिटिकल रिजल्ट भी अपने को पता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो लिमिटेशन क्या है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सीमाएं क्या है। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करें कि आज भी अपने इंडिया के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कल्टीवेशन में, या कई बार ऐसा होता है कि गेहूं की कमी आ जाती है, या फिर क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, किसी किसी टाइम के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर फसलें की पैदावार नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी अभी भी ये सिचुएशन अपने को देखने को सारी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि स्थायी रूप से अभी भी अपना देश क्या हो गया, ऑन डिपेंड नहीं बन पाया, क्योंकि काफ़ी टाइम के अंदर अभी भी सारी सिचुएशन वापस से अपने पास में आ जाती है, लेकिन पहले जैसे नहीं आती है, लेकिन हो जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं 1979 के अंदर भी काफ़ी कम बारिश होने की वजह से अपने देश के अंदर सूखा पड़ा था। 1979 के अलावा अपन बात करते हैं 1987 के टाइम में, इस टाइम भी क्या हुआ था, भारत में सूखा पड़ा था बारिश की वजह से। तो इस टाइम क्या होता है, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो अपने पास अपने को अच्छी फसल नहीं हो पाएगी, वाटर अपने जो बांध वगैरह अपन ने जो बनाए हैं वो सारे खाली रहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन अभी भी अपने सामने क्रिएट हो जाती है। तो अपने पास में ये सवाल सामने आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या वापस लाने की ज़रूरत है, या कुछ और भी चीज़ें अपने को जोड़ने की इसमें ज़रूरत है, यानी कि कुछ नई टेक्निक्स लाने की और भी ज़रूरत है, ग्रीन रेवोल्यूशन को और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो क्या किया इसमें कि भारत में जो सभी एरिया है उसमें जो उन्नत किस्म यानी कि बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनका यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सिचुएशन क्रिएट हुई। बाद में क्या हुआ कि जैसे कि काफ़ी स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, इनमें तो हरित क्रांति हुई यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन काफ़ी जो पुअर स्टेट है वहाँ पर उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अच्छी क्वालिटी के क्या करें, सीड्स वगैरह खरीद पाए या अच्छी टेक्निक्स ले पाए। तो ये कंप्लीट इंडिया के अंदर ये नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ पंजाब, हरियाणा वगैरह को छोड़ करके, ठीक है, इनके अंदर ही ये सब चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाई। कंप्लीट इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ पाया। अगर आज भी अगर अपन बात करते हैं राजस्थान और उड़ीसा जैसे क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर भी अकाल जैसी स्थिति काफ़ी बार बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भोजन की कमी के कारण अभी भी कुपोषण के, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बारिश की कमी हो जाती है, बारिश की कमी क्यों होगी तो भूखा सूखा अकाल पड़ेगा, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अपन ने फिर बाद में ये क्या किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपन ने सक्सेस तो ली अपन ने, लेकिन सक्सेस के साथ में अपन ने क्या किया, कंप्लीट इंडिया के अंदर अपन ने अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं ले पाए। तो ये भी एक पॉइंट सामने आया अपने सामने। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अपन 100% सक्सेस नहीं कह सकते। 100% सक्सेस कब होता, जब इंडिया की कंप्लीट
स्टेट्स में या कंप्लीट हर क्षेत्र में, हर एरिया के अंदर सक्सेस मिलती है अपने को, लेकिन ऐसा तो कहीं पे हुआ ही नहीं, अपने को पूरे स्टेट्स में अपने को मिला ही नहीं। तो अपन ने क्या किया, इसको ये मान लिया कि ये 100%, 100% ये सब चीज़ें नहीं मिले। तो इसके सारे अपने को इकोलॉजिकल भी अपने को काफ़ी सिचुएशन क्रिएट होने लगी। जैसे कि पहला फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में अपने को उनमें प्रॉब्लम होने लगी, धीरे धीरे बहुत से जंगल कटने लगे। तो ये भी अपने को इकोलॉजिकल कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने एक्सपेंशन, अपन को पता है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि फार्मिंग फील्ड अपना जो फर्स्ट पॉइंट था मेथड्स के अंदर। तो जहाँ पर मान लो कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर यहाँ पर एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं या, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, अगर उनका एरिया अगर अपन यूज़ ले लिया तो वो जानवर कहाँ पे जाएंगे। तो ये भी इस पर साइड इफ़ेक्ट देखने को अपने को मिला। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ने क्या स्टार्ट किया, अपन ने केमिकल यूज़ करने लगे, अपन जो केमिकली सीड्स आते हैं उनका यूज़ करने लगे। तो वो क्या होता है, जो अपने सॉइल के अंदर नेचुरल जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उन पर इफ़ेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। कौन, जो केमिकल वगैरह अपन ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छी क्वालिटी गेन करने के लिए अपन जो यूज़ कर रहे थे, वो सॉइल के अंदर जो ओरिजिनल जो नेचुरल प्रेजेंट है उनके अंदर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनको इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका पीएच वगैरह या बहुत सी चीज़ें और भी इफ़ेक्ट होने लग गई। तो ये भी अपने सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरे से बात अगर करें अपन तो वाटर पोल्यूशन भी बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें भी होने अभी बाकी थी अच्छे से। तो मिट्टी के जो भी था अपना कंप्लीट 100% तरीके से ये सक्सेस नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें किस में होने को देखने को मिली, अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने को देखने को मिली। अपन ने पहले तो इसको देखा कि हाँ ये बहुत सी अच्छी चीज़ रही, सक्सेस रही, लेकिन फिर बाद में अपन ने ये भी देखा कि इससे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्योंकि बहुत सी जगह पर ये अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया था। ओके गाइज, तो इसके अंदर अपन ने साइड इफ़ेक्ट देखे कि अपने को कुपोषण का शिकार भी हुआ। क्योंकि कुपोषण का शिकार कैसे हुए, क्योंकि हर जगह के अंदर नहीं हुआ। आज भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कई स्टेट्स के अंदर काफ़ी सूखा होता है, डेजर्ट एरिया बहुत से है। जैसे कि अपन राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर जैसे ऐसे एरिया है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी अपनी जो फसलें ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आज भी ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं वाटर पोल्यूशन हो गया, या अपन ने क्या करें कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी अपन ने गेन करने के लिए कि हाँ ठीक है अपन अच्छी क्वालिटी अपने को मिलेगी, तो अपन कंप्लीट चीज़ें क्या करने लगे, केमिकल बेस्ड यूज़ करने लगे। तो उसमें क्या होता था कि जो सॉइल के अंदर जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे अपने प्लांट्स को हेल्प मिलती है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, तो वो उनको अफेक्ट करने लग गए। तो वो चीज़ भी यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अपने को होने लगी। धीरे धीरे अपन फिर वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी सारा होने लगा। तो ये सब चीज़ें इसमें अपने को देखने को मिली। ओके गाइज, तो दिस ऑल आर व्हाट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एक टॉपिक था। ओके, अपन इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपना प्लांट्स में जो प्लांट ब्रीडिंग होती है, अपन इसके मेथड्स देखेंगे अब। ओके, अभी तक अपन सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने, कि जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर अपन ने वीट देखा और राइस देखा। उसके बाद में अपन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रहा क्या नहीं रहा। अपन अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो आएगा मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और टॉपिक्स को रिपीट करते रहना। बाकी और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वैसे तो ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट होते हैं बोर्ड पे कवर कर देता हूँ। इसके अलावा आप अपनी बुक्स को यूज़ ले सकते हो। बुक्स के अंदर थ्योरी पोर्शन, क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी पोर्शन है ये, तो ये आप इसमें अलग से थ्योरी देखने के लिए आप अपनी बुक्स को यूज़ में ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।